नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और भारत जल्द ही नक्सलवाद मुक्त होने जा रहा है, यानी कि इन नक्सलवादियों की पूरी तरह से खात्मा होने वाली है। ये कसम इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ली है और कई मंचों से वो बोल चुके हैं कि 2026 तक हम भारत को नक्सलवाद मुक्त करेंगे। लेकिन एक दौर वो भी था, चाहे वो बात करें हम बिहार की या झारखंड की या फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्रा, कई ऐसे पश्चिम बंगाल, ये सभी वो राज्य थे जो नक्सली प्रभावित थे और बिहार में तो इसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा देखा गया। अगर छत्तीसगढ़ के बाद सबसे ज़्यादा प्रकोपित राज्य कोई रहा तो बिहार ही रहा, जहां मास एसोसिनेशन होता था, पूरे गांव के गांव जला दिए जाते थे, नक्स जहाँ पे लाल झंडा गाड़ा जाता था जिस गांव में, यहाँ तक कि मवेशियों को तक नहीं छोड़ा जाता था। हमारे साथ बात करने के लिए उस दौर के चश्मदीद बिहार से हैं, बिहार का औरंगाबाद, जहानाबाद, अगर हम देखेंगे यहाँ अनिल कुमार सिंह जी। सर अनिल कुमार सिंह जी, आप भी उस दौर से हैं और क्या औरंगाबाद से हैं, बिहार जहानाबाद से हैं, गया से हैं, मतलब ये सारे वो इलाके थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम औरंगाबाद के रहने वाले हैं। हाँ। और औरंगाबाद में एक्चुअली जो एक बड़ा जमींदारी परिवार था, कुंडा स्टेट, वहाँ के हम इकलौते रहने वाले थे। और मेरे परिवार का बहुत जेनरस परिवार में नाम था, एक यश था। तो जब नक्सलाइटों का प्रादुर्भाव हुआ, मुजफ्फरपुर के एमएल और सीपीएम, आईएमएल और एमसीसी, ये सब टूटने के बाद अलग अलग जब हो गए, तो एमसीसी का जो सबसे ज्यादा प्रभाव जो जोन था, औरंगाबाद जोन था। एमसीसी जो माओवादिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी कहते थे, और जो सबसे जमीनी और पहाड़ी क्षेत्र का फाइटर था वो एमसीसी था। और जो प्लेन एरियाज में ऑपरेट करता था, थोड़ा सा नहीं थोड़ा आप इधर रहेंगे तो कैमरे से कटेंगे, हिलेंगे ना तो कट जाएंगे। प्लेन एरियाज में जो ऑपरेट करता था उसका नाम सीपीआई एमएल था। पीपुल्स वार थोड़ा साउथ में था, आंध्रा, झारखंड, और वो फिर आंध्रा में उसका ज्यादा प्रकोप था, छत्तीसगढ़ में था। लेकिन और महाराष्ट्र के 2-3 जिले जो थे, गढ़चिरौली इत्यादि, उधर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, उस तरफ थोड़ा उनका प्रकोप था। लेकिन बिहार में क्या हुआ कि बिहार में जातियों ने अपनी अपनी आहर्ताएं बांट ली नक्सली में। अच्छा। और उन लोग जो है सो नक्सली जो है सो अपने ही सिद्धांत से विचलित होते हुए वो जातीय संगठन के रूप में विकसित हो गए। तो सीपीआई एमएल में ज्यादातर लीडरशिप कुशवाहा के हाथ में चला गया। अच्छा। और एमसीसी का ज्यादा लीडरशिप यादवों के हाथ में चला गया। और बाकी जो दलित और आदिवासी टाइप के लोग थे, हम लोग के यहाँ तो आदिवासी ज्यादा है नहीं बिहार में, भूया भोक्ता, लेकिन दे आर वेरी सिमिलर टू आदिवासी। तो उन लोगों, वो लोग थे, तो उन लोग का जो उसको क्या कहे, ग्रेवयार्ड कहिए, वो लोग ग्रेवयार्ड था। और उन लोग के कंधे पे बंदूक रख के ये लोग जंगल का जो अर्थव्यवस्था था उसको कब्जा किए, कोयलेरी से, कोयला से लेवी वसूलना और दहशत फैलाने के लिए जो समाज में नामचीन चिन्हित लोग हैं, अच्छे हो बुरे हो, बाद में पहले उनका घर जला दो, मार डालो। तो मतलब ये क्या, उनकी तो कोई पॉलिसी ही नहीं थी, कह सकते? कोई पॉलिसी नहीं थी एक्चुअली। उनकी पॉलिसी सिर्फ लूट खसोट, दंगा फसाद, भारत को अस्थिर करने। बस देखिए, एक्चुअली क्या हुआ, ये मुझे जो लगता है, मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं, लेकिन जो मैं पढ़ा हूँ, लिखा हूँ आप लोग के माध्यम से, ये विदेशी एजेंसियों की साजिश रही थी कि भारत को किसी न किसी हिसाब से डिस्टर्ब किया जाए। और डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग ये सब एजेंसी को चुनते थे, और जहां पर उन लोग को उर्वरक स्थान मिला, कहीं पर मान लीजिए डेवलपमेंट नहीं हुआ, या कहीं पर सही में सामंतवाद खत्म नहीं हुआ, कहीं पर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा से नहीं हुआ, तो इस चीज को उन लोग को क्या, ये जो फॉल्ट लाइंस जो कहते हैं ना, ये फॉल्ट लाइंस खोजकर उन लोग ग्रेवयार्ड बनाता था। अच्छा। और उसके बाद इन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं, और इसीलिए मॉडस ऑपरेंडी थी उनकी बिल्कुल। और उनका खत्म होने के अगर 10 कारण आप देखेंगे ना, तो उसमें एक कारण भी है, उनकी निष्ठा की कमी। वो जो कि खुद वो नाइकी का जूता पहन रहा है, रेबन का चश्मा। बिहार में कैसे कैसे वो काम करते थे, कौन कौन से ऐसे आपको लगता है कि आपके दौर में वो खबरें आई है, आप उसकी चश्मदीद रहे, जब लगा कि ये तो अंत हो गया और सरकारें जो हैं वो मूक बनी तमाशा देख रही हैं? सरकार कुछ था ही नहीं। देयर वाज नो गवर्नमेंट। एकदम अराजकता जो बोलते हैं ना,
अति अराजकता बोल सकते, कोई मतलब नहीं। आप तो गांव देहात छोड़िए, ब्लॉक छोड़िए, प्रखंड छोड़िए, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के मेन पुलिस थाने में अगर आप जाते हैं और आप कहते कि ठीक है, आप जैसे एक महिला पत्रकार हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप कहते कि मैं महिला पत्रकार हूँ, मैं आई हूँ और मेरे साथ किसी ने बदतमीजी की, मेरा बटुआ छीन लिया, तो बोले कि आपके इतना जल्दी बोलने से क्या होगा, आप जाइए पहले अखबार खरीद के लाइए। तो आपको अगर अखबार खरीदने से होगा, रुकिए, लिखते हैं लालटेन का शीशा मला रहा है, वो लालटेन बत्ती, लालटेन मालूम नहीं, आप लोग तो दिल्ली के हैं, देखे भी नहीं होंगे, वो लालटेन केरोसिन लैंप है, वो केरोसिन लैंप है, पहले वो किसी जमाने में समुद्री लोगों ने निकाला था, वो केरोसिन लैंप वो मलाता था, थाना में ऐसे लटकता था, और फिर वो कागज और पेन भी आप ला कर देते थे, अब आपका FIR लिखता, और उसी दिन आपको केस नंबर नहीं मिल जाता। इतना मेहनत करने के बाद आपको केस नंबर 1-2 दिन बाद मिलता। अच्छा, ये हालत था, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मेन पोस्ट पुलिस का। मास असैसिनेशन हो रहा था औरंगाबाद में, देखे, एक सिमरी में भी हम देखे थे कि 36 एक ही परिवार के 36 लोगों को मार दिया गया था। यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड 56 है, लेकिन लोग बताते हैं कि 70-80 लोगों को मारा गया। एक्चुअली तो फिर सरकार इसको लेकर के क्या कोई कार्रवाई कर रही थी? कुछ नहीं, कोई था ही नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं था, कोई माई बाप नहीं था। अच्छा, बिहार का कोई माई बाप नहीं था। पूछते कि लालू जी की सरकार थी? नहीं, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 80s में तो कांग्रेस की सरकार थी। लालू के सरकार में क्या हुआ कि उन लोग को सरकारी बल उल्टा मिल गया। लालू जी के जैसे ये जो अभी दलेचक, मतलब कहें कि कांग्रेस ने प्रोटेक्शन दिया और लालू ने उनको सपोर्ट किया। कांग्रेस कुछ करती ही नहीं थी। कांग्रेस एक ऐसा गवर्नमेंट है, उसके जितने जो मंत्री थे ना, वो ऐसा मानिए कि वो कामचोरों की सरकार थी। कुछ हो रहा है होने दो, बयान दे देंगे, कुछ मतलब काम नहीं करना कांग्रेस का ये कारण था कि वो फॉल्ट लाइंस चुनकर वो लोग। देखिए, कांग्रेस का काम नहीं करना ये काम चोरी थी या स्ट्रैटेजी थी, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि कांग्रेस की लाइन जो होती है वो कहीं ना कहीं नक्सल प्रो होती है। कांग्रेस की लाइन होती है वो भारत विरोधी तंत्रों के साथ मिली जुली सी होती है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि सरकार कहीं ना कहीं भारत को एक अलग तरीके से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही थी, भारत को, कि उस विकास को, जो भारतवासी हमेशा विकसित रहे हैं और विकासशील पथों पे चलना चाहें, लेकिन शायद कांग्रेस ये नहीं चाहती थी। बिहार में सबसे पहले हमने देखा कि अभी तक हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या झारखंड या ये आंध्र प्रदेश में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन एक लंबा समय हो गया जब बिहार से नक्सली घटनाओं की खबरें नहीं आती हैं। हाँ, एक आध आती भी है तो उसमें वो बात नहीं रह गई, उस पाक नहीं रह गया जिससे एक दहशत फैले। क्या वजह रही इसकी? देखिए, पब्लिक भी रिटेलिएट करना चालू कर दिया, और वो उसको उन लोग प्रतिक्रियावादी शक्ति कहता है, उनके सिद्धांत में भी है कि पर जब आपको एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो साइंस में होता है, सामाजिक जीवन में भी होता है। तो जब पब्लिक छोटे छोटे संगठन बना के नाम कुछ भी दे, अली सेना बना, मुसलमान जो जमींदार थे और या जो लैंडलॉर्ड थे, फिर अली सेना बना, सनलाइट सेना बना, रणवीर सेना बना, तो जब रिटेलिएटिव फोर्स बोले कि तुम लोग मारोगे तो हम लोग भी मारेंगे, ये चालू हो गया। आपको मैं एक बड़ा अद्भुत एग्जांपल देता हूँ। गया जिले में एक जगह है, शेरघाटी सब डिवीजन में एक गांव, एक कोठी। एक्चुअली वो कोहाटी पठान है जो अफगानिस्तान से वहां पर बस गए, उनकी थोड़ी जमीन जायदाद है, तो वो लोग भी थोड़ा क्रिमिनल टाइप के थे। तो उनके पिताजी को उठा लिया, एक जो था, कौन खान था, मोस्ट प्रोबेबली साने अली था, अलेक्जेंडर खान था, किसी के भी पिताजी के वो लोग उठा लिया। उन लोग को भी एक नक्सली कमांडर का घर मालूम था, वो लोग जाके उस कमांडर के पिताजी को उठा लिया। मतलब कि जो लोग अब तक मजे ले रहे थे वो भी अब उससे हाँ, वो भी होने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब ये चीज हुआ तो वो लोग छोड़ दिया, नहीं मारा उसको, उसको नहीं मारा, वो सिद्धांत गया तेल लेने। अब देखिए उन लोग का, नक्सलियों का, वो लोग तो कहते हैं कि ये जो रिलीजियस बिलीफ के लोग हैं, ये लोग फ्यूडल लोग हैं, ये ओलिग्रामी कर रहा है और कुछ कुछ नाम देते रहता है। तो फिर उन लोग, मुसलमानों से संबंध उन लोग का स्थापित हो गया यहाँ पर, कश्मीर के मुस्लिम उग्रवादियों से, वहां के हथियार मिल गए बिहार में,
कश्मीर में जो हथियार मिलते थे वो हथियार मिल गए बिहार में। जो एलटीटी को लैंड माइंस मिलता था, कहाँ से आर्म सप्लाई हो रही थी, हाँ, समझिए। जो एलटीटी को जो ट्रेनिंग था लैंड माइन ब्लास्टिंग का, वो ट्रेनिंग आ गया पीपुल्स वार में। मतलब चारों तरफ से जो भारत विरोधी ताकतें थी वो एकदम सक्रिय थी और भारत लगभग टूट जाता। अली सेना और सनलाइट सेना और रणवीर सेना, भूमि सेना, कुंवर सेना, रणवीर सेना, इन सब में सबसे ज्यादा मशहूर अगर कोई रहा तो वो रणवीर सेना रहा। वो नक्सल को खत्म करने के लिए रणवीर सेना अपने आप को बोलती है कि हाँ हमने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। क्या ये वो सच में लड़े या फिर वो भी एक ऐसे ही अतिवादियों की ही एक संगठन थी? नहीं, अतिवादी तो नहीं थे वो। किसान मूलतः रणवीर सेना तो किसानों का संगठन था। जो मुखिया जी ब्रह्मेश्वर मुखिया उसको खड़ा किए थे। तो ब्रह्मेश्वर मुखिया को बारे में आप चाहे जो कही, लेकिन वो थे, उनके विचार से आप असहमत हो सकते हैं, उनके कार्य पद्धति से हो सकते हैं, लेकिन स्वयं में वो एक बहुत संयमित अनुशासित व्यक्ति थे और बड़ा सम्मान था समाज में उनका। और उनको जो सबसे पहले जो संपत्ति दी संगठन बढ़ाने के लिए, वो एक गांव की 2 विधवाओं ने दी। अच्छा। कि उनके पूरे परिवार को मार दिया तो उनके जीवन में कुछ बचा नहीं था। तो कही कि हम लोग लेके संपत्ति करेंगे क्या, आप संगठन चलाइए। तो वो संगठन चले। रणवीर सेना आपको इसलिए दिखता है क्योंकि वो सबसे अंतिम फेज की लड़ाई थी। उसके पहले नक्सलियों के प्रकोप से और सरकार की उदासीनता से कितने जगह तो ऐसा होता था कि नक्सलियों का इतना प्रभाव हो गया था प्रशासन पर कि मैं आपको सनलाइट सेना की घटना बता रहा हूँ कि सनलाइट सेना और इसमें एमसीसी में, पलामू है झारखंड में, बिहार से नेबरिंग है, काउंटर हो रहा था। पीछे से बिहार पुलिस जाके इनके सनलाइट सेना के लोगों को गोली मार देती। ये नेक्सस था। ये कितना बार जो थानेदार होते थे वो एरिया कमांडर से मिल जाते थे, तुमको जो ऑपरेट करना होगा करना, हमको जो करेंगे हम लोग एक दूसरे पर नहीं करेंगे। अच्छा, बदले में पैसा देते थे। एक रणवीर सेना की कहानी बड़ी मशहूर है औरंगाबाद से, आपने इसलिए मैं पूछ रही हूँ। वहाँ पे बिंदु सिंह और फेकन सिंह जो कि रणवीर सेना के ही कार्यकर्ता कहें या कमांडर कहें, वो थे। तो उन्होंने, कहा जाता है कि उन्होंने करीब 36 घंटे तक नक्सलियों से क्रॉस फायरिंग के साथ लड़ाई लड़ी थी। और सरकार ये देखती रही, चुप रही, कुछ नहीं बोली। सरकार न इधर बोली न उधर बोली। क्या सरकार उस समय में समझ गई थी कि अब ये बढ़ रहा है तो उनको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इधर भी वो चुप रहेगी कि हम कुछ ना नहीं? देखिए, रणवीर सेना के पास जो जातीय समीकरण है ना, वो तो 1.5-2% लोगों का था। तो पॉलिटिकली उससे किसी को बहुत माइलेज नहीं मिलने वाला था। लेकिन जो बहुत बड़ा समुदाय था, जो शांति चाहता था, जो वैसे समुदाय था जो व्यवसाय करना चाहता था, नौकरी पेशा वाले लोग थे, उनका जो मोरल और एथिकल सिंपैथी रणवीर सेना के प्रति होने लगा। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा संकट हो गया था गवर्नमेंट को कि भाई मोरल और एथिकल सिंपैथी का, कि वो लोग तो माओइस्ट तो बहुत क्रूएल थे और वो लोग झूठी कहानियां गढ़ते थे और वो लोग काटते थे। और इसीलिए देखेंगे कि रणवीर सेना जो है, पहले रणवीर सेना ये जो रिटेलिएटरी फोर्स आप कहिए, लेकिन जो माओइस्ट मारते थे तो बच्चे, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गर्भवती, शिशु 6 महीना के, 1 साल के बच्चों को पटक के मार देते थे। लेकिन रणवीर सेना जब मारती थी तो सिर्फ बड़े और वयस्क लोग को मारती थी, कई बच्चे और महिलाओं पर हाथ नहीं उठाती थी। लेकिन उनका जो अंतिम नरसंहार है मियापुर में, ये मर्यादा रणवीर सेना ने तोड़ी। अब ये मर्यादा के नाते तो हम लोग भी कहेंगे कि खराब किया, क्योंकि बच्चे, औरत, ये नहीं, एक तस्वीर में ला नहीं सका। एक तस्वीर बहुत अद्भुत था मियापुर में, एक बाप अपने बेटी को ऐसे भाव जा रहा है सीढ़ी पर, उसको गोली मार। ओह, इस किसने, माओवादी ने मारा? देखिए, माओवादी का आतंक था कि बेटी को बचाने के लिए बाप जो है वो भाग रहा है और उसको यहाँ पे मार दिया और बेटी के ऊपर वो, और दोनों खड़े रह गए। और मुझे लगता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने वो फोटो निकाली। सॉरी, नहीं, ठीक है। ये भावुकता बनी रहनी चाहिए, तभी संवेदनाएं जिंदा रहेंगी और अपराध के खिलाफ और इस तरह के भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ हम एकजुट हो सकेंगे। अगर नहीं तो फिर उसके बाद तो उसका रिटेलिएशन आप मानते हैं कि रणवीर सेना ने मियापुर में किया? हाँ,
और और उसके उन्होंने बाद नरसंहार बंद फिर हो गया फिर बिहार में। उन्होंने अपने रूल्स को तोड़ दिया वहां पे। हाँ, रूल्स तोड़ दिया ना, रणवीर सिन्हा ने रूल्स तोड़े। और पहले क्या था कि दलितों को जो मारा जाता था ना, वो तो दलित तो बीच में प्रेत है, वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे। अगर वो लोग नहीं करते, वो तो जो एमसीसी का लीडरशिप है उनको मारता भी, और उनको कोई रक्षा भी नहीं देता। और इधर से भी जो रिटेलिएटिव फोर्स है, चूंकि उन्हीं लोग के घर में वो लोग रहता था, जंगल में था, भूया लोग, भुगता लोग, तो इधर के भी लोग उसी को मारते थे। तो बीच में था, क्या हो गया, वो बीच में सैंडविच हो गया। अच्छा। दलित लोग, जब यादवों का नरसंहार होने लगा, लालू यादव के, जब दिन में माओवाद और दिन में राजद और रात को एमसीसी, ये जब प्रक्रिया होने लगी थी, क्योंकि दलेचक बघौरा नरसंहार के समय तो राजद बना ही नहीं था, लेकिन जब उनकी मुक्ति हुई, जब वो लोग रिलीज हुए जेल से, तो लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगा। और लाल आतंक और लालू आतंक वर वेरी सिमिलर। लाल आतंक एंड लालू आतंक बस खाली एकार का अंतर था। और उससे पॉलिटिकल जो पैट्रनेज है, इसीलिए देखेंगे ढेर सारे माओवादी नेता जो हैं सब लालू यादव के राज में फिर सत्ता पाए। मतलब एक एरिया कमांडर ऐसे थे, जो एरिया कमांडर थे वो विधायक बनते हैं और विजिलेंस के वाइस चेयरमैन बनते हैं बिहार के, और जो पुलिस उनको खदेड़ती है बाद में, वो पुलिस उसको सैल्यूट मार रही है। ये हालत थी बिहार की, आप समझिए कि क्या हालत थी। तो आपको लगता है कि इस सरकार के आने के बाद कम से कम रेड कॉरिडोर जो है वो खत्म हो चुका है? हॉल में फर्स्ट सेकंड रो में आपके जहाँ बैठे थे वही, हाँ जाइए ना। तो रेड कॉरिडोर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है? नहीं, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। अच्छा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। हथियार अंडरग्राउंड है, लोग पॉलिटिकल हो गए हैं। जो एरिया कमांडर थे आज मंत्री हो गए, संतरी हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए। दिल्ली में आपके माओवादी है, पार्लियामेंट में माओवादी आपके बैठे हैं। अच्छा जी, आपको अगर आप बिहार का मैं हूं तो चाणक्य ऐसे एक दो नाम बताएंगे जो पार्लियामेंट में? नाम में कैसे बता दूं, लेकिन आप समझ जाइए कि मगध से एक सांसद है जो पहले नक्सलियों का हथियार सप्लायर था, पूरे हथियार उसके घर में रहते थे। बिहार में मंत्री भी रहा, मगध से सांसद है, अभी आपके यहाँ सदन में है, सदन में सांसद है। देखिए, मैं अपने पॉडकास्ट में कई बार कह चुकी हूँ कि रेड कॉरिडोर खत्म हो रहा है। ये एक तरह से देखें तो खून खराबा तो खत्म हो रहा है। हाँ, खून खराबा खत्म हो रहा है, तो कुछ उस हद तक एक राहत मान सकते हैं। लेकिन रेड कॉरिडोर ने अपने चोले बदल लिए हैं। वो अब जो जंगलों में रहते थे, अब वो शहरों में हमारे आपके बीच में रहने लगे हैं। हम कई बार नाम लेते हैं स्लीपिंग सेल्स का। स्लीपिंग सेल्स के रूप में ये, जिसको हम अर्बन नक्सल कहते हैं, वो आपके पार्लियामेंट, जैसा कि अनिल जी ने बताया, आपके पार्लियामेंट में, आपके सिस्टम में, आपके फोर्सेस में, आपके असेंबली में, हर जगह बैठे हुए हैं। और जैसे ही मौका मिलेगा, आप देखिएगा फिर मंजर क्या होगा। तो अगर इन सभी का खात्मा करना है तो अपने छोटे छोटे फायदे को भूल जाइए और देश की एकजुटता, देश की स्वतंत्रता में और चार चांद लगे, इसको देखते हुए उन बहुरूपियों को पहचानिए जरूर और उनका बहिष्कार भी कीजिए। जय हिंद। बहुत बहुत